मैं बता रहा हूँ तुम्हें। देखते हैं ना हम तो इधर पीछे से स्टूडियो में क्या पढ़ रहा है आदमी बैठ करके, क्या कंटेंट है, कैसे नोट्स हैं। तो मैंने तो उनका लीक कर दिया, पूरे उधर फैला दिया इधर दरोगा वरोगा के बैच में कि इनके नोट्स ले लो, उनके पास बड़े अच्छे नोट्स हैं जो हिस्ट्री के, बड़ा सुंदर तरीके से उन्होंने बनाया है, गजब के, है ना। सो आप देखो उनका, है उनके पास कंटेंट, दम कंटेंट में बढ़िया बड़ा, है ना। तो आप थोड़ा सा अगर वो करेंगे तो वो रहेगा, ठीक है ना। चलो, एच जी चैंपियन 1936 में वर्गीकरण किया, ठीक है ना। एच जी चैंपियन ने वर्गीकरण किया, और एच जी चैंपियन जो है वो वर्गीकरण किया एच जी चैंपियन ने भारत में वनों को, उनमें मिलने वाली किस प्रकार की, अरे ये किताब खराब हो जाएगी, बिखर जाएगा इन्होंने भारत और म्यांमार का जो क्षेत्र है, रख देनी चाहिए, रख देनी चाहिए। भारत और म्यांमार के क्षेत्रों में इन्होंने वर्गीकरण जो है किया, और अध्ययन किया, स्टडी की, जलवायु देखा, जलवायु के बाद में इन्होंने वनस्पतियों को देखा, फिर यहाँ पर उन्होंने जो है वो प्रजातियों के आधार पर सर्वेक्षण किया, और उन्होंने जब सर्वे किया तो उसके बाद में उन्होंने पाया, और उन्होंने पाया कि भारत में और म्यांमार के क्षेत्रों में वनों की कुल 11 श्रेणियों पर उन्होंने चर्चा करी, संपूर्ण भारत में, और प्लस म्यांमार, उस समय पर तो म्यांमार भारत का ही सर, है ना। तो म्यांमार और भारत के अंदर इन्होंने पाया कि कितने प्रकार की श्रेणियां हैं वनों की, तो इनके हिसाब से कितने प्रकार की श्रेणियां हैं, 11 प्रकार के वन यहाँ पर पाए जाते हैं, 11 प्रकार के। अब इन 11 प्रकार के वनों में जो सबसे पहला है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है ना। तो 11 प्रकार का वनों में सबसे पहला, अरे यार कोपेन रह रह रखा, रुक जाओ, उसका नोट्स देंगे पहले, फिर उसके बाद पढ़ाएंगे। वो 10 मिनट में चर्चा हो जाए, कोई बात नहीं, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सबसे पहले। और जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो है ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उनकी अगर बात करते हैं तो उन वनों का जो विकास है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, एनसीईआरटी ने 5 प्रकार से वर्गीकरण दिया है, ठीक है ना। और एनसीईआरटी ने 5 प्रकार से वर्गीकरण दिया है, इसमें वर्गीकरण 11 प्रकार हम किसका पढ़ रहे हैं, एचजी चैंपियन का पढ़ रहे हैं। और 11 प्रकार जो उन्होंने बताए, उन 11 प्रकारों में पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये एपीफाइटिक वन होते हैं, है ना, एपीफाइटिक वन होते हैं। एपीफाइटिक का मतलब क्या होता है, एपीफाइटिक, एपीफाइटिक का मतलब होता है कि वृक्षों की जो कैनोपी, जैसे ये पेड़ है, इसकी ये, इसको बोलते हैं कैनोपी, इसको बोलते हैं कैनोपी, है ना। इसको कैनोपी बोलते हैं या वितान बोलते हैं इसको, या छतरी बोलते हैं, वृक्षों के ऊपर की छतरी या वितान, ठीक है ना। ये कैनोपी, ट्री कैनोपी होता है, ये ट्री कैनोपी है। तो ट्री कैनोपीज आपस में सारी सारी मिली होते हैं, है ना, सारा का सारा। यार तुम बकवास मत करो फालतू, नहीं मैं जो है ब्लॉक करवा दूंगा दो चार को। सब टीचर अच्छे हैं लेकिन मैनेजमेंट खराब है, पगले हो गए तुम। मैनेजमेंट खराब है, ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल ना। मैनेजमेंट अच्छा है इसलिए टीचर अच्छे हैं, समझ रहे हो बात को। टीचर्स के खाली अच्छा होने से कभी भी कोई संस्थान बेहतर नहीं हुआ करता है। प्रबंधन जब सबसे अच्छा होता है तब जाकर के कभी भी किसी इंस्टीट्यूट का जो है वो रहता है। इसलिए इनका केजीएस का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, खुद खान सर चीज को देखते हैं, खुद अपने से खुद देखते हैं खान सर, है ना। खुद देखते हैं खान सर सब चीज़ों को, अपने हर छोटी छोटी चीज़ पर ध्यान रखते हैं, खुद एक्टिव होकर के आगे से, और फिर हर चीज़ पर ध्यान रखते हैं, इतना बढ़िया तरीके से मेंटेन करके रखते हैं चीज़ों को। तो व्यक्ति खुद जब लगा पड़ा रहता है, आप समझो क्लासें भी लेते हैं सर, उधर भी मैनेजमेंट में भी काफी सारे काम करते हैं। चलो, इनकी कैनोपी मिली होती है ना, इनकी कैनोपी अभी क्लोज, अरे लड़का, तो उसमें जो है जो कैनोपी होती है वो सब कैनोपी आपस में मिली होती है, एपीफाइटिक वन होते हैं, ठीक है। तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक, तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, टेंपरेचर मोर देन 22 डिग्री, और बारिश 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, बारिश 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंचता, क्योंकि सघन वन होते हैं। वनस्पतियां बहुत पाई जाती हैं, बहुत प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जैव विविधता की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण, कठोर लकड़ी के होते हैं। कठोर लकड़ी अगर वनों के अंदर होगी तो कठोर लकड़ी होने का मतलब है कि उसका जो है वाणिज्यिक उपयोग नहीं होगा, उसका अधिक उपयोग किसके अंदर, उसका अधिक उपयोग किसके अंदर, वो पर्यावरण के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। भाई लकड़ी अगर कठोर है तो बताओ उनका प्रयोग कहां करें, आप क्या करोगे, लकड़ी कठोर है तो उसे फर्नीचर तो बना ही नहीं पाओगे। इसलिए कठोर लकड़ी के वन होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इनका वाणिज्यिक महत्व अधिक ना होकर के पर्यावरण महत्व इनका क्या होता है, ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना है। फिर आप देखोगे इन वनों की वनस्पतियों में पत्ते गिरने, पत्तों के गिरने, ऐसा नहीं है कि हरे भरे जो वन है तो इनका कोई पत्ते नहीं गिरते, पत्ते गिरते हैं, लेकिन इनका सबका समय क्या होता है, अलग अलग होता है। पत्ते गिरने, फल लगने, फूल आने का समय, पत्ते गिरने, फल फूल का समय अलग अलग होता है, और अतः ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं, अतः इनको सदाबहार वनों के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। ये अत्यधिक सघन वन होते हैं जिनके वृक्ष वितान, देखो ट्री कैनोपी मैंने बताया, आपस में मिली होती है, इसी कारण धरातल पर घास का विकास भी नहीं होता है, घास पर धरातल पर विकास नहीं होता है। इन वनों में कठोर लकड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं, अतः इनका आर्थिक महत्व कम और पर्यावरण महत्व क्या ज्यादा है, क्योंकि CO2 क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। आर्थिक महत्व कम है क्योंकि कठोर लकड़ी का फर्नीचर उद्योग में कम उपयोगी है ना, कठोर लकड़ी फर्नीचर उद्योग में कम उपयोगी है। जहां वर्षा 250 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है वहां पेड़ों की ऊंचाई 60 मीटर तक मिलती है, 200 फीट लंबा पेड़, अब 200 फीट लंबा, बाप रे बाप, 200 फीट लंबा पूरी बिल्डिंग होती है यार। अरे 12 12 13 13 मंजिल, 14 मंजिल, 15 मंजिल बिल्डिंग होती है। अब आप सोचो 15 मंजिल बिल्डिंग कितनी होती है, उतना पेड़ पाए जाते हैं। तो जहां देखो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्र में किस वनों का विकास होगा, सदाबहार वनों का विकास होगा। सदाबहार वनों के अंदर में जहां वर्षा 250 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रही है तो वहां पर जो है वनस्पतियां या पेड़ों की लंबाई कितनी होगी, 250 200 फुट, 60 मीटर औसत रूप से, इससे भी ज्यादा 200 फीट, 250 फीट के पेड़ पाए जाते हैं, लंबे लंबे पेड़ इसमें पाए जाते हैं। तो ये वनों की विशेष बात है। ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा की मात्रा 250 या अधिक होती है उन्हें सदाबहार, तथा 200 से 250 वाले को अर्ध सदाबहार के रूप में हम वर्गीकृत करते हैं। देखो 200, 210, 220, 230, 240, 250 तक हो तो अर्ध सदाबहार होंगे, और जिसमें बारिश कितनी हो 200 से 250 से ज्यादा हो तो वो कौन से होंगे, सदाबहार। अब आपको सर ये सदाबहार और ये कौन सा है अर्ध सदाबहार, क्या है, तो अर्ध सदाबहार के लिए मैं आपको डायग्राम समझाता हूं, बहुत प्यारा डायग्राम है। देखो बेटा एक बात को तुम समझो थोड़ा सा, जैसे मान लो कि ये आपके, मैं आपको एनसीईआरटी का क्लासिफिकेशन बताऊं तो बेटा एनसीईआरटी के क्लासिफिकेशन में दे रखा है, देखो एक दे रखा है एवरग्रीन, दे रखा है एवरग्रीन मतलब सदाबहार दे रखा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन दे रखा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। इसमें वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से मोर देन 270 मीटर, मोर देन 270 मीटर। और एक होता है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल डेसिडियस, है ना, या इसको अपन बोलते हैं पर्णपाती, पर्णपाती होता है, पर्णपाती वन होते हैं। इनमें वर्षा, इनमें दो प्रकार आते हैं, पर्णपाती में कितने प्रकार आते हैं, दो प्रकार। पर्णपाती में एक प्रकार आता है जिसको बोलते हैं आर्द्र पर्णपाती, और एक होता है इसमें कौन सा, जिसको बोलते हैं कौन सा, शुष्क पर्णपाती। एक आर्द्र पर्णपाती और एक कौन सा है, शुष्क पर्णपाती। जो आर्द्र पर्णपाती है इसमें वर्षा होती है 100 से, और कितनी होती है 200 सेंटीमीटर, 100 से कितनी होती है 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 होती है आर्द्र पर्णपाती में। और इसमें वर्षा होती है 70 से और 100 सेंटीमीटर होती है, इसमें वर्षा 70 से कितनी 100 होती है, 70 से कितनी होती है 100 सेंटीमीटर होती है, 70 से कितनी होती है 100 सेंटीमीटर। ओके, अब बेटा सुनो एक बार, आर्द्र पर्णपाती वन है जिसमें वर्षा 100 से 200 होती है। तो देखो एक बार मैं अगर आपको मान लो कि मैं आपको समझाऊं कि बेटा इसमें वर्षा हो रही है, ये हो रही है आपकी 100 से 200, तो ये है आर्द्र पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती, ये 100 से 200। और ये बेटा आपका कौन सा है, सदाबहार है, सदाबहार है।
यहाँ सदाबहार है। तो देखो यहाँ पर वर्षा हो रही कितनी 250 हो रही है, 250 सेंटीमीटर हो रही है। यहाँ पर आपकी कितनी हो रही है 200 सेंटीमीटर हो रही है। यहाँ पर आप कितनी हो रही है 150 सेंटीमीटर। ऐसे चल रही तो वर्षा की मात्रा क्या हो रही है घट रही है, वर्षा की मात्रा घटती दिख रही है। अब आप देखो यहाँ पर सदाबहार है, यहाँ पर आर्द्र पर्णपाती है, लेकिन ये जो बीच का क्षेत्र होगा ना जहाँ पर ये भी वनस्पतियाँ मिलेगी, सदाबहार भी मिलेगी और जहाँ पर आर्द्र पर्णपाती मिलेगी, दोनों ये प्लस ये दोनों जहाँ पर मिलती हैं उसे हम कहते हैं आर्द्र आर्द्र सदाबहार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आर्द्र सदाबहार कहते हैं, आर्द्र सदाबहार कहते हैं। तो ये आर्द्र सदाबहार कहते हैं जहाँ पर सदाबहार आर्द्र पर्णपाती, सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती दोनों प्रकार की वनस्पति जिस क्षेत्र में पाई जाती है उसे हम किस रूप में जानते हैं उसे जानते हैं हम कौन सा? उसे हम जानते हैं कौन सा? आर्द्र सदाबहार के रूप में इसको जानते हैं। आई बात समझ में? ये बात समझ में आ गई? अब देखो आप इसमें दूसरी बात, सदाबहार वनों की प्रजातियों में सफेद देवदार है, चपलास है, अगरबत्ती सुनते हो? अगर है, गुर्जन है, कैलाफोलियम है ना, कैलाफोलियम है, तून है, ओपिया है। और प्रमुख जो वृक्ष हैं इसमें बड़े-बड़े वृक्ष ताड़ का है, बांस है, फर्न है, बैत है। देखो ताड़, बांस, फर्न, बैत, बांस, ताड़ और बैत का नाम आपने खूब सुना होगा। और ताड़ से तो ताड़ी बनती है। ताड़ी किससे बनती है? ताड़ से बनती है और किससे बनती है? कुछ और वृक्ष मिलते हैं, एनी है, एबोनी है, महोगनी है, रोजवुड है। ये तमाम प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं किसमें? तो ये आपके सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। देखो ये सदाबहार वन भारत में पश्चिमी घाट में मिलेंगे। पश्चिमी घाट में खूब बारिश होती है, 250 से ज्यादा ही होती है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर। लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, अरुणाचल को अगर हम छोड़ दें तो अरुणाचल को छोड़ करके उड़ीसा भाबर का जो क्षेत्र है, हिमालय के तलहटी के अंदर भाबर आएगा, ठीक है ना? और एक आपका जो है तराई की पेटी है, तराई जो क्षेत्र है यहाँ पर पाए जाते हैं सब, ठीक है? अर्ध सदाबहार वनों में कौन-कौन मिलते हैं? अर्ध सदाबहार में मुख्य रूप से सैमुल, एनी। अब देखो एनी जो है एनी सदाबहार में भी है, एनी किसमें भी है? अर्ध सदाबहार में भी, ठीक है ना? रोजवुड आपका रोजवुड शीशम, शीशम को तो रोजवुड बोलते हैं, एक ही बात है। अरे शीशम में रोजवुड एक ही मतलब होता है। तो ये देखो यहाँ पर भी आता है, सदाबहार में भी, अर्ध सदाबहार में भी, है ना? तो सैमुल है, एनी है, कदम है, लोरेल है, कदम वृक्ष होता है, ठीक है ना? हल्दू है, शीशम है, होलक है, चंपा है, मेसुआ है, कांजी है, इरुल है। तो ये तमाम जो वृक्ष हैं ये सब किसमें आते हैं? ये सारों को आप एक ही साथ याद कर लो। एनी, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, ठीक है ना? सैमुल जो है कदम है, आपका जो है लोरेल है, होलक है, चंपा है, मेसुआ है, कांजी है, हल्दू है, इरुल है। तो ये तमाम जो वृक्ष हैं सभी के सभी वृक्ष आपके इसमें आते हैं। 11वीं की 9वीं की एनसीईआरटी ले लेना, एनसीईआरटी क्लास में हो गया। मैंने तो देखो काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन करवा रखा है ना, तो मैंने डिटेल करवा रखा है। उसमें जो दे रखे हैं नाम उनको आप कम से कम जरूर याद कर लेना बस, ठीक है ना? खाली उनको आप एक बार देख लेना, एनसीईआरटी 11 वाला बस, ठीक है? उसको आप जरूर देख लेना एनसीईआरटी 11 का। उसमें जो नाम है खाली आप उनको याद कर लेंगे तो सफिशिएंट है, उससे ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है? तो ये आपके हो गए सदाबहार वन। आगे चलते हैं नेक्स्ट, दूसरा चलते हैं। वन रिपोर्ट भी इसमें अपने करवा देंगे। कल आपका ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट, तो कल कंप्लीट हो जाएगा। उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, है ना? तो ये सब ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, सब ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। देखो इन वनों का विस्तार देखो, वन कौन से आगे? पर्वतीय वन। उपोष्ण कटिबंध मतलब कर्क रेखा के ऊपर की बात कर रहा है, ठीक है ना? तो देखो इसमें इन वनों का विकास हिमालय में 1000 से 2000, देखो 1000 से 2000, 1000 से 2000, तो 1000 से और कब तक कहां तक होता है? 1000 मीटर, 1000 मीटर। ये आपका कितना है? 2000 मीटर, 2000 मीटर, 1000 से 2000 मीटर। इसमें आपके आगे कौन से? ये उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। और 1000 से नीचे आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती बनाते हैं, 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 ठीक है ना? 1000 मीटर तक की ऊंचाई पर, 1000 तक कौन से आते हैं? आर्द्र पर्णपाती। इन वनों का विकास हिमालय में 1000 से 2000 उपोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का। कीमत दुआ है जहां तापमान 15 से 22 डिग्री मिलता है। देखो 22 से ज्यादा जहां मिल रहा था वहां पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। अब यहाँ 1000 से 2000, यहाँ 15 से 22 टेम्परेचर। और वर्षा की मात्रा जो है कितनी होती है? 100 से 200। 100 से कौन सी होती है? 200 होती है। देखो ये वन कहाँ मिलते हैं? लद्दाख में मिलते हैं। लद्दाख का भी दक्षिणी हिस्सा, ऊपरी लद्दाख में नहीं मिलेंगे, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, सॉरी यार लद्दाख नहीं, लद्दाख जम्मू कश्मीर में तो ये मिलेंगे नहीं वन, है ना? इसमें इन वनों का विकास नहीं होगा। लद्दाख कश्मीर छोड़कर हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। को छोड़कर पूरे हिमालय के अंदर ही पाए, नेपाल भूटान के बीच में आ जाता है। इसमें मुख्य वनस्पति है रोडोडेंड्रॉन। आप रोडोडेंड्रॉन के नाम से देखना कभी भी, रोडोडेंड्रॉन के नाम से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये कहाँ पर? सिक्किम में। रोडोडेंड्रॉन के नाम से कुछ सेंचुरी मिलेंगी आपको, तो जहाँ पर रोडोडेंड्रॉन के वृक्ष अधिक मिलते हैं उसका नाम पड़ा सेंचुरी का, रोडोडेंड्रॉन सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जामुन, जामुन के अलावा कौन सा? ओक है, चीड़ है ना? तो चीड़, ओक, जामुन, रोडोडेंड्रॉन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रोडोडेंड्रॉन पर्वतीय वन है और रोडोडेंड्रॉन पर्वतीय वन होने के साथ ही किस ऊंचाई पर पाया जाता है रोडोडेंड्रॉन? तो ये मिलता है 1000 से 2000 मीटर। किससे मिलता है? 1000 से 2000 मीटर, 1000 से 2000 मीटर। बेटा आगे लगा इसमें 1000 से 2000 मीटर, 1000 से 2000 मीटर। अब देखो आगे, आगे देखो इसमें 1000 से 2000 मीटर हो गई। अब आगे आते हैं हिमालय के आर्द्र वन आते हैं, है ना? हिमालय कौन से? आर्द्र वन। हिमालय में आर्द्र वन, ठीक है? आर्द्र वन जो हिमालय के अंदर मिलेंगे जिसमें ओक, चेस्टनट, है ना, साल, चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं, है ना? ये आर्द्र वन कौन-कौन से? सुनो, इन वनों का विकास कैंपेन कहते हैं कि इसका विकास जो है 1639 से 2038 के बीच में हुआ है। 1639 2038 के बीच। ये नोट्स अभी अपलोड हो जाएंगे थोड़ी देर बाद में ना, थोड़ी देर या शाम तक हो पाए हो सकता है अपलोड। तो इन हिमालय के आर्द्र वनों का विकास हुआ है, वो हिमालय के आर्द्र वनों का विकास 1639 से लेकर के 2038 मीटर के बीच में हुआ है। ये आर्द्र समशीतोष्ण प्रदेश में इनका विकास हुआ है ना, ठीक है ना? आर्द्रता, लेकिन समशीतोष्ण का मतलब क्या हो गया कि लगभग पूरे साल भर क्या होती है? ठंडा होता है यहाँ पर, ठीक है ना? तो आर्द्रता उच्च है और ठंडी जलवायु जहाँ पर मिलती है, यहाँ पर ठंडी जलवायु जहाँ मिलेगी, बर्फ वगैरह गिरेगी, बर्फ गिरेगी तो पेड़ों का विकास होगा, शंकुधारी वन मिलेंगे, शंकुधारी। तो इनमें अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो हिमालय के आर्द्र वन जहाँ आर्द्र समशीतोष्ण जलवायु है वहाँ पर शंकुधारी या इसको हम बोलते हैं कॉनिकल फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं, कॉनिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसमें ओक है, चेस्टनट है ना? ओक है, चेस्टनट है हिमालय आर्द्र वनों के अंदर, ठीक है ना? तो हिमालय आर्द्र वनों में ओक, चेस्टनट, साल, चीड़, ओक, चेस्टनट, साल, चीड़, घास के मैदान भी पाए जाते हैं, झाड़ियाँ मिलती हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, बंगाल की पहाड़ी जो दार्जिलिंग वार्जिलिंग है उस क्षेत्र में वन मिलते हैं। तो जम्मू कश्मीर में मिलेंगे, हिमाचल में मिलेंगे, उत्तराखंड में मिलेंगे, पश्चिम बंगाल का पहाड़ी क्षेत्र में मिलेंगे, इन सब क्षेत्रों में। लद्दाख में तो शुष्क जलवायु पाई जाती है, शीत मरुस्थलीय लद्दाख को, है ना? कमलेश, दिस इज ओनली स्कैम विद स्टूडेंट एंड टुवर्ड्स ऑल फैकल्टी। बहुत कान पे लगेगी, है ना? बहुत कान पे लगेगी, बता रहा हूँ। सामने में आके बोलो इस बात को, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा जाता है। ऑनलाइन की दुनिया है, हम आपको चेहरे से नहीं जानते हैं, समझ रहे बात को? इतना कंटेंट यहाँ तक पहुँचने में बहुत एफर्ट लगा है, समझे नहीं? बहुत झक मार के आए हैं यहाँ तक, ऐसे नहीं आ गए यहाँ। इस टीचिंग इंडस्ट्री बहुत झक मार के आए हैं, यहाँ बहुत मुश्किल से एस्टैब्लिश हुए हैं। और इसके अलावा केजीएस में भी बड़े मुश्किल से आए हैं। बड़ा मुश्किल का मतलब मेरे लिए बड़ा मुश्किल नहीं है, लेकिन जिनके लिए है उनके लिए बहुत टफ प्रोसेस है। तो अगर यहाँ इन्वाइटेड थे, यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर बुलाया गया, यहाँ काम कर रहे हैं, तो मेहनत और इतनी सब चीज़ें थी इसलिए यहाँ पर है, समझे नहीं? समझे? इसलिए कुछ भी लिखना होता है तो अपनी भाषा को मर्यादित रखना है, ठीक है ना? ध्यान रख लो।
तो ये जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है ना, और आपका जो है पश्चिम बंगाल का पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ तक ही मिलते हैं। अब हिमालय में शुष्क वन भी मिलेंगे। देखो हिमालय के अंदर आर्द्र वन है, हिमालय के अंदर जो है उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन है 1000 से 2000 मीटर, है ना, तो ये आपके वन आ गए। अब हिमालय के शुष्क वन, हिमालय के शुष्क वन बारिश क्या हो काफी कम हो हिमालय के क्षेत्र में, तो हिमालय के क्षेत्र में काफी कम बारिश होगी, तो जहाँ इन वनों का विकास होगा, है ना, तो ये आप देखोगे इसमें, तो इसमें आप देखोगे तो हिमालय के आंतरिक भागों के अंदर देखो प्राप्त होने वाले सदाबहार वन है, ठीक है, हिमालय के आंतरिक भागों में प्राप्त होने वाले कैसे वन है, सदाबहार। सदाबहार होने का मतलब ये ध्यान रखना, हिमालय के सदाबहार होने का मतलब, सदाबहार होने का मतलब है कि भाई जिनमें वनस्पतियां पूरे साल भर कैसे दिखाई दे, हरी भरी दिखाई देती है ना, और कारण है कि पत्ते गिरने, फल फूल लगने का समय क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो इन वनों में प्राप्त होने वाली मुख्य प्रजातियों में ओक है, जैतून है, जैतून बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैपल है, ओक जैतून मैपल, विलो, विलो जो है विलो, विलो क्रिकेट के बैट बनते हैं, विलो, विलो क्रिकेट के बैट, है ना, क्रिकेट के बैट, क्रिकेट का के बैट बनाए जाते हैं ना, क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं, क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं, है ना, विलो नामक लकड़ी से क्या बनाते हैं, क्रिकेट के बैट बनाते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर एस है, पैरोटिया है, सहतूत है, पैरोटिया, सहतूत, एस, विलो, है ना, ओक, जैतून, मैपल, ये तमाम इसमें आते हैं। ये वन शुष्क शीतोष्ण वन, हिमालय के शुष्क शीतोष्ण वन, हिमालय के शुष्क शीतोष्ण वन, ये हिमालय के शुष्क शीतोष्ण वन जो है ये आपके कहाँ मिलते हैं, सिक्किम में मिलते हैं, सिक्किम में मिलते हैं, चंबा घाटी में मिलते हैं, सिक्किम में मिलते हैं, चंबा घाटी में मिलते हैं, लाहौल घाटी में मिलते हैं, लाहौल घाटी में, किन्नौर एवं जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर इन सब क्षेत्रों में जो मिलता है वो आपका आ जाएगा, है ना। विलो, विलो वुड जम्मू कश्मीर में जीआई टैग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, शानदार। विलो से क्रिकेट के बैट बनते हैं ना, वो आप जाओगे क्रिकेट के बैट लेने तो बताएगा विलो की लकड़ी का अच्छा है, ये है वो है ना। तो ये आगे देखो नेक्स्ट, पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण, देखो पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण ये वर्गीकरण चैंपियन करते हैं, ये चैंपियन ने जो क्लासिफिकेशन किया ये वही सेम क्लासिफिकेशन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो बात को। ये सब ऊंचाई ऊंचाई के ऊपर डिपेंड करता है, कौन किस ऊंचाई के ऊपर है। देखो पर्वतीय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में या दो प्रकार के हैं, ये पर्वतीय क्षेत्र आप दो प्रकार के बनाएंगे, पर्वतीय पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन दो प्रकार के, उत्तर भारत में हिमालय के अंदर आर्द्र शीतोष्ण वन मिलेंगे, एक दक्षिण भारत में मिलते हैं, दक्षिण भारत में 1500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर मिलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि वर्षा 100 से 250 सेंटीमीटर, आर्द्रता बहुत ज्यादा है इनके अंदर, बहुत ह्यूमिडिटी है, और ये वन दो तरीके के मिलेंगे, एक तो हिमालय के अंदर आर्द्र शीतोष्ण वन और एक प्रायद्वीपीय भारत में आर्द्र शीतोष्ण वन मिलेंगे। हिमालय के जो आर्द्र शीतोष्ण है उसमें आपको ओक है, चेस्टनट है, स्प्रूस है, फर है, देवदार है, मैपल है। जम्मू कश्मीर से अरुणाचल तक, पश्चिम बंगाल, असम सहित नागालैंड तक इनका विस्तार मिलता है। प्रायद्वीप में आप देखो कि 1500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर, तो प्रायद्वीपीय जो भारत है, प्रायद्वीपीय जो भारत है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ये आपका जो है यहाँ से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपका ट्रॉपिकल जोन है, ट्रॉपिकल जोन है, ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंध है, उष्ण है। लेकिन उष्ण कटिबंध में 1500 मीटर नीचे तो उष्ण कटिबंध की जलवायु दशाएं, और ऊपर कौन सी है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु दशाएं। ऊपर कौन शीतोष्ण, नीचे कौन सी उष्ण, ऊपर शीतोष्ण और नीचे कौन सी उष्ण, ऊपर शीतोष्ण और नीचे कौन सी उष्ण। 1500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर शीतोष्ण, 1500 से नीचे कौन सा उष्ण, ध्यान रखना। और प्रायद्वीपीय भारत के अंदर 1500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर जो वन मिलते हैं, शीतोष्ण वन मिलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में 1500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर जो शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, उन 1500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर मिलने वाले शीतोष्ण वनों को हम 16 कहते हैं, 16, ध्यान रखना 16। तो ये ध्यान रखना, प्रायद्वीपीय जो आर्द्र शीतोष्ण वन है, प्रायद्वीपीय आर्द्र शीतोष्ण जो कि नीलगिरी, अनामलई, कार्डामम, पलनी की पहाड़ियां हैं, उनमें 1500 मीटर से ऊंचाई पर पाई जाती है, अधिक ऊंचाई पर, उन्हें हम 16 या 16 वन कहते हैं। इसके अंदर जो वनस्पतियां मिलती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वनस्पतियों में सिनकोना एक मिलता है, जिसकी छाल से कोनैन बनती है ना, दवा बनती है इसकी, मलेरिया की दवा। इसमें मैग्नोलिया, लॉरेल, वेटल, तो सिनकोना, मैग्नोलिया, लॉरेल, वेटल, सिनकोना, मैग्नोलिया, लॉरेल, वेटल, ये प्रायद्वीप के 16 वनों में मिलने वाली वनस्पतियां हैं, है ना। तो ये आपकी प्रायद्वीपीय भारत के जो वन है, इसमें 1500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर मिलने वाले जो आर्द्र शीतोष्ण वन है उनको 16 कहते हैं। 16 के अंदर वेटल, लॉरेल, मैग्नोलिया, सिनकोना मिलते हैं, सिनकोना। तो ये आपके वन है। अगले जो वन है ये अल्पाइन एवं उप अल्पाइन वन, अल्पाइन, अल्पाइन और उप अल्पाइन, ठीक है ना, अल्पाइन और उप अल्पाइन वन है। देखो अल्पाइन जो वन है 2500 से और 3500, 3500, 2500 से 3500 इस ऊंचाई पर, हिमालय में बहुत ऊंचाई पर 2500 से ऊपर, आप समझ रहे हो कितना अधिक ऊंचाई पर आप चले हुए हैं। तो आप 2500 से ऊपर देखोगे तो 2500 और 3500 के बीच में आप देखो 2500 से 3500, इसके बीच में जो वन मिलते हैं वो कौन से हैं, अल्पाइन। और देखो अल्पाइन जो वन है यहाँ बर्फ से आच्छादित होता है, साल के बड़े समय तक बर्फ जमी रहती है, लेकिन जब गर्मी आती है तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान इनमें छोटे छोटे शंकुधारी वृक्ष उग जाते हैं और घासों का विकास हो जाता है। तब नीचे से गुज्जर, बकरवाल और जैसे जनजातियां होती है ये ऊपर जाती हैं, और ये सब क्या करते हैं वहाँ पर नोमैडिक या ऋतु प्रवास करते हैं, और वहाँ अपने पशुओं को ले जाते हैं, बकरी, भेड़ वगैरह इनको ले जाते हैं और चराई करवाते हैं वहाँ पर ले जाकर के, ठीक है ना। तो ये जो है छोटे शंकुधारी वन, इसमें जो है लाइकेन है, काई है, स्प्रूस है, फर है, भुज है, ये बड़े वृक्ष नहीं, छोटी वनस्पतियां, घास वगैरह है, ये सब आपकी उगती है इसमें अल्पाइन वनों के अंदर। तो अल्पाइन वनों में बड़े बड़े पेड़ नहीं पाए जाते, छोटे छोटे पेड़ मिलेंगे, शंकुधारी घासें अधिकांश विकसित होती है, वो भी ग्रीष्म काल के दौरान, ग्रीष्म काल के दौरान। एक इसी प्रकार से वन है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, पर्णपाती दो प्रकार के हैं। देखो एनसीईआरटी क्लासिफिकेशन में साइड में लिख दिया, एनसीईआरटी लिखता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, पतझड़ या इनको कहते हैं कौन से, मानसूनी वन कहते हैं। पर्णपाती वनों को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक आर्द्र पर्णपाती और एक कौन सा है, शुष्क पर्णपाती। आर्द्र पर्णपाती जहां वर्षा की मात्रा 100 से कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर, 100 से कितनी 2 सेंटीमीटर, और जहां आर्द्रता की मात्रा 70 से कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर, 70 से कितनी 100 सेंटीमीटर, 70 से 100 होती है। अभी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो वन है इनमें वर्षा है 100 से कितनी है, 200, 100 से कितनी 200 है। और मानसूनी जलवायु क्षेत्र में विकास हुआ है। भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, 125 सेंटीमीटर। अधिकांश हिस्से में जो है बारिश कितनी होती है, 120, 125, 130, 150, ये औसत जलवायु है हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ की औसत वर्षा है, सॉरी औसत वर्षा है। तो इन वनों का विकास 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले मानसूनी जलवायु क्षेत्र में हुआ है, जिनकी मुख्य वनस्पतियां साल और क्या है, सागवान। सबसे अधिक जो है आपको चंदन देखने को मिलेंगे कहाँ पर, कर्नाटक, और साल सागवान के वन मध्य प्रदेश में काफी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, एमपी के अंदर काफी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इन वनों में साल और सागवान के साथ शीशम मिलता है, इसमें हुर्रा मिलता है, बांस मिलता है, चंदन मिलता है, खैर मिलता है। खैर से बनता है कत्था, खैर से क्या बनता है, कत्था बनता है, खैर से क्या बनता है, कत्था बनता है, ठीक है ना। फिर खैर से कत्था बनता है। इन वनों की प्राप्ति पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, देखो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, अब मैं आपको खाली बिना मैप के बताऊंगा तो भी आप समझ जाएंगे। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल जहां मानसून का प्रवेश होता है वहां बारिश 400 450 सेंटीमीटर होती है, और जैसे क्रॉस करते हैं तो बारिश वहां 200 से कम हो जाती है, ठीक है ना। तो 200 से कम हो जाएगी फिर उसमें क्या आएगी, आर्द्र पर्णपाती। तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, हिमालय के पर्वत प्रदेश, पर्वतपदी प्रदेश आ जाएंगे, प्रायद्वीप उत्तरी, प्रायद्वीप का जो उत्तरी पार्ट है, तो उत्तरी पूर्वी जो भाग है जहाँ उड़ीसा, झारखंड के इलाके, छत्तीसगढ़ है, उस क्षेत्र में आपका आ जाएगा हिमालय के पर्वतपदी प्रदेश, है ना, पर्वतपदी प्रदेश, पर्वतपदी प्रदेश, है ना, पर्वतपदी प्रदेश 1000 मीटर तक, है ना, 1000 मीटर तक, 1000 मीटर तक, 1000 मीटर की ऊंचाई तक, मीटर की ऊंचाई तक, 1000 मीटर ऊंचाई तक, 1000 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं, ठीक है ना, 1000 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला आपका कौन सा है,
अगला आपका देखो नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया, आपको सदाबहार, अर्ध सदाबहार, ये सब मैंने बताया आपको, ठीक है ना। अब आते हैं शुष्क पर्णपाती। एक तो अर्ध पर्णपाती बताया, और अर्ध पर्णपाती के अलावा एक कौन सा आता है, शुष्क पर्णपाती। शुष्क पर्णपाती पर आप थोड़ा ध्यान दो। शुष्क मैंने पहले बताइए कि वर्षा 70 से कितनी 100, 70 से 100, इन वृक्षों के मध्य अंतराल ठीक ठाक रहता है। मतलब क्या है कि पेड़ थोड़े दूर दूर मिलते हैं। पेड़ जब दूर दूर मिलेंगे तो सूर्य का प्रकाश आराम से धरातल तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो खैर से कत्था बनता है, पेड़ होता है खैर का, ठीक है ना। कत्था लाल लाल नहीं होता, पान लगाते हैं तो उसमें लगाते यूज करते हैं। तो इसमें धरातल आराम से धरातल पर जो है आराम से सूर्य प्रकाश पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश धरातल पर पहुंचेगा, नीचे घास का विकास ठीक ठाक हो जाएगा। ये एक प्रकार से पार्क लैंड बनाते हैं, एक प्रकार से पार्क भूमि भूदय से बनाते हैं। पार्क लैंड का मतलब हो गया कि चारों तरफ घास है और बीच बीच में कहीं कहीं क्या है, पेड़ है, जैसे सवाना घास का मैदान होता है उस प्रकार का। तो 70 से 100 सेंटीमीटर, पेड़ों की दूरियां थोड़ी ज्यादा होती है पेड़ों के बीच, इसलिए सूर्य का प्रकाश आराम से धरातल पर पहुंचता है, नीचे घास का विकास बड़ी संख्या में हो जाता है। इसमें जो मुख्य रूप से मिलेंगे उसमें मुख्य रूप से तेंदू का है, तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनती है, लिख लेना आप इन सबको, तेंदू पत्ते से बीड़ी बनती है। अमलतास है, अक्सलवुड है, खैर है, बेल है, पलास है, ये सब इसमें मिलते हैं। कहाँ पर मिलते, बिहार, यूपी, एमपी, उत्तरी पूर्वी गुजरात और पूर्वी राजस्थान में इन वनों का विकास होता है। इन सब वनों में ये सब क्षेत्र में पाए जाते हैं। आप उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और उनको पढ़ेंगे फिर अपना अगली क्लास में, अगली क्लास में मैंग्रोव तक फिर अपन पढ़ा देंगे, ठीक है ना। मैंग्रोव कल आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, वन वन कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। कल हाँ बीड़ी क्या होती है, बीड़ी, अच्छा अच्छा अच्छा, बीड़ी क्या होती है, सबने बचपन में बीड़ी पी होती है, मुझे मत सिखाओ, ठीक है ना। चलो तो जो है, कितने लोग जिन्होंने बचपन में बीड़ी नहीं पी है बताओ, ये कौन मतलब हो गया यार, होता है बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है ना। थैंक यू। रुक जाओ, नागफणी आएगा, तुम नागफणी एलोवेरा पर चलो, है ना। आएगा आएगा आएगा, आ गया मरुस्थलीवन। देखो मरुस्थलीवनों का विकास कहाँ होगा, यहाँ पर जो है खूब सारे जो है कांटे पाए जाते हैं, ये तक जा करके और नमी का अवशोषण करके आज के नोट्स नहीं मिला नहीं तो देखो एक बार सुनो इधर, ध्यान दो तुम चुपचाप, इस पर आओ। देखो ये लास्ट में हम पढ़ रहे थे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। देखो कांटेदार जो वन है उन वनों का विकास कहाँ होगा, तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों का विकास वहाँ होगा जहाँ वर्षा की मात्रा कुछ जगहों पर 50 सेंटीमीटर से कम, कुछ जगहों पर 70-75 सेंटीमीटर से कम होती है। तापमान 16 डिग्री से 22 डिग्री के मध्य होता है, और पत्तियां कम, पत्तियों के स्थान पर कांटों का ज्यादा विकास होगा, ध्यान रखना। पत्तियों के स्थान पर कांटों का विकास अधिक होगा, पत्ते कम, कांटे ज्यादा मिलेंगे। इन वनस्पतियों में जड़ें जो होती हैं, जड़ें वो लंबी होती हैं, है ना, ताकि नीचे तक जा करके और नमी का अवशोषण करके आज के नोट्स नहीं मिला सर, तो नहीं मिला तो आप मिल जाएगा, मैंने बोल दिया है, बस हमारी टीम को बोल दिया, मैंने दिया ही नहीं था उनको नोट्स, है ना। समझ चाहिए, मैंने ही नहीं दिया था उनको, मेरी तरफ से ही मतलब ये रहा है, लैक हो गया। मैं अभी मैसेज बोल देता हूँ, इस टॉपिक को अभी प्लीज अपलोड करवा दो बच्चों के लिए, ये बोल दिया मैंने, बस बच्चों को आपके लिए बोल दिया उनको, और नोट्स भी भेज दिए मैंने, ठीक है ना। तो जो है ना वर्षा की मात्रा 50 से 70-75 सेंटीमीटर से कम मिलती है, 50 से कम भी और 50 से और 75 के बीच भी, है ना, ये 75-80 के आसपास ही मिलती है, ठीक है ना। और एक आप देखोगे कि पत्तियां तो मिलती हैं लेकिन उसके साथ साथ कांटे भी पाए जाते हैं, है कि नहीं। जैसे बबूल का पेड़ होता है, बबूल का, तो बबूल के उसमें क्या होता है ना, बबूल के अंदर आपको पत्ते तो मिलेंगे, साथ साथ कांटे खूब मिलते हैं। कैक्टस है, इमली है, खैर है ना, धामन है, धामन का भी एक पेड़ होता है, धामन है, धामन घास होती है एक, ठीक है ना। दामन है ना, खैर है, दामन है, खैर है ना, दामन है, खैर है। यूफोरबिया है, यूफोरबिया का भी एक पेड़ होता है, यूफोरबिया भी एक वनस्पति है, यूफोरबिया, यूफोरबिया, खैर, धामन, इमली, ताड़, ताड़ से क्या बनती है आप जानते हैं, ताड़ से ताड़ी बनती है ना। और इसके अलावा ये छोड़ो, इसके इसके अलावा जो है आपका ये सब जो वनस्पतियां यहाँ पाई जाती है, कहाँ पर मिलेंगी वन, तो ये वन वहाँ मिलेंगे जो पंजाब का क्षेत्र है, जो हरियाणा का क्षेत्र है, जो राजस्थान का क्षेत्र है, जो कच्छ का क्षेत्र है, एमपी, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी यूपी, है ना। तो पश्चिम यूपी, एमपी, कच्छ के क्षेत्र में, पंजाब हरियाणा के अंदर ये सब के सब जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कल इमली में कांटे होते हैं, अरे कांटे नहीं, अच्छा ठीक है कांटे नहीं होते हैं तो भले ही कांटे ज्यादा ना हो, लेकिन कम से कम ये तो है ना कि वर्षा तो कम होती है ना, कम बारिश के क्षेत्र में मिलता है ना, उष्णकटिबंधीय कांटेदार के अंदर शामिल किया जाता है, ठीक है ना। आप जैसे ही वर्षा बोलते हैं मैं जोर जोर से हंसती हूँ, फर्स्ट टाइम तो डर से धड़कन चालू हो जाती है। ओहो भाई तू तो बहुत जोर की, ले याद है वर्षा का मतलब रेनफॉल, ले आपकी बार रेनफॉल बोलेंगे, वर्षा नहीं बोलेंगे, बस तू राजी रहे। अगला देखो नेक्स्ट, हाँ रुक जाओ, नागफनी आएगा, तुम नागफनी एलोवेरा पर चलो, है ना। आएगा आएगा आएगा, आ गया मरुस्थलीय वन। देखो मरुस्थलीय वनों का विकास कहाँ होगा, तो मरुस्थलीय विकास कहाँ विकसित होंगे, तो मरुस्थलीय विकास होगा आपका कहाँ पर, अरावली के पश्चिम में। अरावली के पश्चिम में जो वन मिलते हैं, तो अरावली के पश्चिम में पाए जाने वाले इन वनों को हम क्या कहते हैं, इन वनों को हम मरुस्थलीय वन कहते हैं। अरावली के पश्चिम में जो मिलते हैं उन्हें हम किस वनों के रूप में जानते हैं, मरुस्थलीय वन के रूप में जानते हैं, मरुस्थलीय वन। देखो इन वनों का विकास कहाँ हुआ है, बारिश 50 से भी कम हो, है ना। भाई बारिश कितनी हो, देखो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, वर्षा 50, 60, 65, 55, 70, 75, ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार है। लेकिन मरुस्थलीय वन डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट फॉरेस्ट, मरुस्थलीय वन, ये वन कितने होंगे जहाँ वर्षा 50 से भी कम, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो इतनी जब कम बारिश होगी तो उस बहुत कम बारिश 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा के क्षेत्रों में जो वन मिलते हैं वो आपका कौन सा है, वो आपका मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय, ठीक है, मरुस्थलीय वन है। इन वनों की कुछ विशेषताएं, उन विशेषताओं को आप याद कर लो, वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी नहीं है। तो देखो इन वनस्पतियों में पत्तियों की तुलना में कांटे ज्यादा हैं, पत्ते कम है, कांटे घने हैं उसमें। तो फर्क कौन है, अहमद खान सर आपके लिए फ्लोर दिखा रखा है गुलाब का, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपके लिए ये कंटेंट है ना। नहीं ये कहाँ हो गया कल, कौन कह रहा है कल हो गया, मधु बाबू क्या, अभी में पत्ते कम कांटे ज्यादा, इनकी विशेषता है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के अंदर पत्तियां तो थी ही थी, कांटे भी थे, इनमें पत्तियां बहुत कम, कांटे बहुत ज्यादा, मतलब पत्तियों के स्थान पर कांटों का विकास होता है ताकि ताकि जल की हानि कम से कम हो, क्योंकि पहली पानी नहीं है, पानी नहीं है और पानी अगर पत्तियां होंगी तो वाष्प उत्सर्जन करेंगे,
वाष्पोत्सर्जन करेंगी पत्तियां, तो उससे क्या होगा, उससे जो है पानी की कमी पड़ जाएगी, पौधे खराब हो जाएंगे, इसलिए पत्तियों के स्थान पर कांटों का विकास ज्यादा होता है। इनकी जड़ें गहरी होती है, ताकि गहरी गहरी जड़ें होंगी तो नीचे से पानी लेके आएंगे आराम से। दूसरी बात करें तो वनस्पतियों की पत्तियां ऊपर से चिकनी पत्तियां रहती है, कोई पत्ती देखोगे ऊपर से चिकनी मिलेगी, नीचे से खुरदरी मिलेगी, ऊपर से चिकनी पत्ती, नीचे से खुरदरी, ताकि जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो इससे रिफ्लेक्ट होकर के निकल जाएगा, है ना। तो प्रकाश आएगा टकरा के निकल जाएगा, सूर्य के प्रकाश से कम हानि होगी पानी की। इसमें कैक्टस है जिसको अपन नागफनी बोलते हैं। हे भगवान, ये क्यों हुआ भाई? देखो पता है क्या हुआ था, डेली सुबह 8 बजे 8:30 तक 9 तक सोने की आदत पड़ी हुई थी, 9 बजे क्लास होती थी, 30 मिनट पहले उठता हूँ मैं। अंदर सुंदर सुंदरवन भी कहते हैं, है ना। देखो ये जो आपकी वनस्पति मरुस्थलीय, इन्हें जीरोफाइट या मरुद्भिद वनस्पतियां भी कहते हैं ना। तो ये जो है इन्हें हम जीरोफाइट या मरुद्भिद वनस्पतियों के रूप में भी हम जानते हैं, जीरोफाइट या मरुद्भिद भी कहते हैं। एक आपका बच गया अंतिम, मैंग्रोवन। देखो मैंग्रोवन है, ये दलदली क्षेत्र में उगते हैं, दलदली क्षेत्र में उगते हैं ना, इसको दलदली वन भी कहते हैं। ज्वारी क्षेत्र में होते हैं, ज्वारी वन भी कहते हैं। इन्हें अनूप वन भी कहते हैं, इन्हें वेलांचली वन भी कहते हैं, इन्हें सुंदर वन भी कहते हैं, है ना। तो इन्हें क्या क्या कहते हैं, दलदली वन, ज्वारीय वन, अनूप वन, वेलांचली वन, सुंदर वन, डेल्टाई वन, जिस नाम से जानते हैं। तो ये तमाम इसके नाम है, कौन कौन से, दलदली, कौन सा ज्वारीय, कौन कौन सा तटीय, अनूप, वेलांचली, सुंदरवन, है ना, डेल्टाई वन, ये सभी नाम इसके हैं। तो इनका विकास कहाँ पर होगा? तो इनका विकास वहां पर होता है जहाँ नदियां जाकर के सागर में मिल रही है ना, जहाँ नदियां जाकर सागर में मिल रही है वहां पर इनका विकास होता है। इनकी जो जड़ें हैं, इनकी जो जड़ें हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं इनकी, वो जड़ें नीचे जाती हैं, एक बार तो नीचे जाती हैं, नीचे जाती हैं, और नीचे जाकर के और फिर वापस बाहर भी निकली होती है कुछ एक, क्योंकि नीचे दलदल में उगे हुए हैं, दलदली वन नहीं है, दलदल में उगे हैं। इसलिए इन वनों का आप देखोगे कि दलदल में उगे होने के कारण जड़ों के द्वारा शोषण नहीं किया जा सकता है मिट्टी में, क्योंकि कीचड़ है, कीचड़ में तो पूरा मिट्टी में गैप है ही नहीं, वायु है ही नहीं मिट्टी के अंदर, पानी पानी है उसमें तो ये जो जड़ है ये बाहर निकली रहती है ताकि ये सीधे वायुमंडल से श्वसन क्रिया कर सके। न्यूमेटोफोरस शायद इनको बोलते हैं, जो सीधे प्रत्यक्ष रूप से जो पौधे शोषण करते हैं उनको, है ना। तो न्यूमेटोफोरस शायद इनको कहा जाता है, मुझे ध्यान आ रहा है ना। तो ये होते हैं, और ये वन जो है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बन का अवशोषण करते हैं, कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर, ठीक है ना, कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं, अतः इन्हें ब्लू कार्बन भी कहा जाता है, अतः इन्हें ब्लू कार्बन भी कहा जाता है। इनका बड़ा लाभ क्या है? तटीय क्षेत्रों के अंदर जब कभी भी क्या होता है, तटीय भागों में जब भी कभी, ये किसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, तो आप नोट्स पे लिख लेना इस लाइन को, तो ये चक्रवात और सुनामी की तीव्रता को कम कर देते हैं। तटीय भागों में, तटीय भागों में, तटीय भागों में, भागों में सुनामी तथा चक्रवातों की तीव्रता को कम कर देते हैं, चक्रवातों की तीव्रता को कम कर देते हैं, तीव्रता को कम कर देते हैं, कम कर देते हैं, तीव्रता को कम कर देते हैं, है ना, इनकी तीव्रता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है ना। ये इनका लाभ होता है। कहाँ पर मिलेंगे? सबसे बड़ा डेल्टा तो सुंदरबनी है, सबसे बड़ा कौन सा सुंदरबनी है, तो पश्चिम बंगाल सुंदरबन, भीतरकनिका उड़ीसा में, पिचवरम आंध्र प्रदेश में मिलेंगे, पिचवरम आंध्र प्रदेश में मिलेंगे, तमिलनाडु में मिलेंगे, कच्छ की खाड़ी मिलेंगे, खंबात की खाड़ी, काठियावाड़ गुजरात का, अंडमान निकोबार, इन तमाम क्षेत्रों के अंदर ही पाए जाते हैं, सभी क्षेत्रों में मिलते हैं, सब क्षेत्रों में मिलते हैं। आगे देखते हैं अगला नेक्स्ट। तो ये तो हो गया आपका एक प्रकार, ठीक है वनों का। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अगला, देखो अगला। अब वर्षा की मात्रा के आधार पर, वर्षा की मात्रा के आधार पर, वर्षा की मात्रा के आधार पर अगर हम बात करें तो ये वन होते हैं सदाबहार, वर्षा की मात्रा के आधार पर होते हैं पर्णपाती या पतझड़, ये होते हैं आपके शुष्क, ये होते हैं मरुस्थलीय। देखो वर्षा की मात्रा के आधार पर एक स्टेम होते हैं, विद्वान स्टेम्प, स्टेम्प इसको 4 प्रकार में बांटते हैं, 4 वर्गों में बांटते हैं। स्टेम्प कितने वर्गों में बांटते हैं? 4। तो स्टेम्प ने इन वनों को 4 वर्गों में बांटा है। स्टेम्प ने कितने वर्गों में? 4। किसके आधार पर? वर्षा की मात्रा। वर्षा की मात्रा के आधार पर स्टेम्प कहते हैं एक वे वन है जो सदाबहार है, जिनमें वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। स्टेम्प कहते हैं, स्टेम्प कहते हैं कि वे वन सदाबहार वन है जिनमें वर्षा की मात्रा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है, हाँ, तो जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है वहां पर आपके वन मिलेंगे सदाबहार वन। एक बात, जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर सॉरी 100 से 200 सेंटीमीटर है, जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर है वहां पर आपके वन मिलते हैं पतझड़, जिनको मानसूनी कहते हैं, मानसून फॉरेस्ट। भारत के संदर्भ में मानसून फॉरेस्ट या पतझड़ वन या पर्णपाती कह दो। और एक वन होते हैं शुष्क स्टैम्प कहते हैं शुष्क। शुष्क वन वे वन है जहां वर्षा की मात्रा 50 से 100 मिलती है, 50 से 100 मिलती है, कौन सा है? शुष्क। स्टैम्प कहते हैं, अपने नहीं कह रहे हैं। और एक होते हैं मरुस्थलीय वन जिनमें वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से कम मिलती है, मतलब अति शुष्क जलवायु जहां पर होती है, अति शुष्क जलवायु जहां मिलती है उनको बोलते हैं कौन से? मरुस्थलीय वन। तो आप यहां देखेंगे तो सदाबहार जो वन है, सदाबहार वन, वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, आर्द्र जलवायु परिस्थितियां। कैसी जलवायु परिस्थिति है? आर्द्र, आर्द्र। एक होते हैं मानसूनी या पतझड़ वन, मानसूनी या पतझड़ वन, वर्षा की मात्रा 100 से 200, आर्द्र, आर्द्र, देखो ध्यान रखिएगा, आर्द्र, आर्द्र, ठीक है ना, आर्द्र, 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 आर्द्र जलवायु दशा मिलती है। एक शुष्क वन, शुष्क ड्राई वन, ड्राई फॉरेस्ट 50 से 100, मरुस्थलीय वन, अति शुष्क जलवायु मिलती है, वर्षा 50 से कम होती है, वर्षा 50 से कम होती है। एनसीईआरटी में जब अपन वर्गीकरण देखते हैं तो एनसीईआरटी ने जो दिया है, वो एनसीईआरटी कैसे लिखता है? भारत में वनों को वर्षा की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण करता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्धसदाबहार। स्टैम्प कहते हैं, स्टैम्प क्या कहते हैं? स्टैम्प कहते हैं कि वर्षा की मात्रा के आधार पर एक होता है सदाबहार। एनसीईआरटी ने जो वर्गीकरण दिया भारत के संदर्भ में, वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्धसदाबहार। अर्धसदाबहार का मतलब आप समझे होंगे, आपको क्लियर होगा अर्धसदाबहार का मतलब क्या होता है। सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनस्पति जब संयुक्त रूप से मिलती है तो वो कौन से होते हैं? अर्धसदाबहार। स्टैम्प कहते हैं दूसरे हैं पतझड़ वन, और भारत के संदर्भ में हमारा जो एनसीईआरटी में लिखा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन, ठीक है। इसमें वर्षा की जो मात्रा है, इसमें वर्षा की मात्रा, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आर्द्र सदाबहार, आर्द्र उष्णकटिबंधीय पर्णपाती है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती है, और एक जो है आपका शुष्क पर्णपाती वन है। इसको 2 प्रकार से बांटता है ना एनसीईआरटी। चलो उस पर आएंगे अभी, इस पे आओ। फिर आपका स्टैम्प कहता है शुष्क वन 50 से 100 बारिश, और एनसीईआरटी कहता है शुष्क या मरुस्थलीय वन, शुष्क या मरुस्थलीय वन। देखो एक में ही कर देता है, हमने पीछे पढ़ा ना उष्णकटिबंधीय कांटेदार और आपके मरुस्थलीय वन, इसमें एक में ही कर रखा है। देखो मैंने आपको चैंपियन का और स्टैम्प का वर्गीकरण पढ़ाया है, बड़ी चीज है, ठीक है ना। फिर अपने पढ़ते हैं, स्टैम्प कहते हैं वर्षा की मात्रा के आधार पर मरुस्थलीय वन, और फिर हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है, और दे रखा है कैसे? पर्वतीय वन, वही कौन सा? मैंग्रोव वन। तो ये तो वर्षा की मात्रा के आधार पर आप इसको शामिल कर सकते हैं, क्योंकि पर्वत में ऊंचाई के साथ तापमान और वर्षा की मात्रा घटती है कि नहीं। और मैंग्रोव वन जो तटीय पारितंत्र है ना, तो कोस्टल इकोसिस्टम है, ठीक है ना। तो ये जो है थोड़ा ध्यान रखना, वर्षा की मात्रा के आधार पर स्टैम्प का वर्गीकरण है। स्टैम्प 4 भागों में बांटते हैं हमारी एनसीईआरटी ने, तो भैया एनसीईआरटी में तो भारत का लिखा हुआ है ना।
ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन आपका आ जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला है वृक्ष वितान का घनत्व, जो ट्री कैनोपी में बताया ना, पेड़ का एक ही डंठल होता है, ये होता है मेन तना होता है, इसके ऊपर पत्तियों का और टहनियों का जो कवर होता है उसको बोलते हैं पूरा, उसको बोलते हैं ट्री कैनोपी बोलते हैं, ठीक है ना, ट्री कैनोपी बोलते हैं। देखो, अति सघन वन, न्यूनतम 1 हेक्टेयर की संपूर्ण भूमि, और वृक्ष वितान कितना हो उसका 70% है, उससे अधिक। कम से कम 1 हेक्टेयर भूमि ले ली आपने, 1 हेक्टेयर भूमि ले ली, इसका 70% जो एरिया है वो कम से कम 70 एरिया, 70% एरिया किससे कवर हो, तो 70% एरिया किससे कवर हो आपका, तो ये आपका ट्री कैनोपी आता है ना। जब इतना ट्री कैनोपी आए, है ना, कैनोपी, इतना ट्री कैनोपी आपका हो तो उसको बोलते हैं कौन सा, अति सघन वन बोलते हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट। मध्यम रूप से सघन, जब भूमि का आकार 1 हेक्टेयर और वृक्ष वितान 40% या उससे कम हो तो मध्यम रूप से। खुले वन कौन से होते हैं, न्यूनतम भूमि आकार 1 हेक्टेयर और वृक्ष वितान न्यूनतम 10% या उससे ज़्यादा हो, और एक झाड़ी होते हैं। और झाड़ी वन कौन से होते हैं, संपूर्ण वन भूमि जहाँ वृक्षों की कमी हो और वृक्ष वितान 10% से भी कम हो। देखो 70% से ज़्यादा वृक्ष वितान वो कहलाते हैं अति सघन, 40% वृक्ष वितान, है ना, या उससे कुछ ज़्यादा हो, 70 तक हो तो मध्यम रूप से सघन बनाते हैं। और वृक्ष वितान न्यूनतम 10% या उससे ज़्यादा, तो देखो 70 से ज़्यादा, 70 से ज़्यादा, 70% से ज़्यादा, एक होता है 40 से 70 होता है, 40 से 70 हो, एक 10 से 70 हो, और एक 10 से कम हो, एक 10 से कम हो, एक 10 से कम हो, ठीक है ना, 10 से कम हो, ठीक है ना, 10 से कम हो, ओके, है ना, एक 10 से कम हो, राइट। तो ये आपका कुल मिला के हो जाएगा। एक होता है वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण, वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण, ठीक है ना, वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण, ठीक है ना, वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। एक होता है आरक्षित वन, एक होते हैं संरक्षित वन, एक होते हैं अवर्गीकृत वन। सुनना ध्यान से, बहुत काम का ये क्लासिफिकेशन, ये वाला क्लासिफिकेशन बहुत काम का है, यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको अच्छे से। आरक्षित वन, आरक्षित या रिजर्व फॉरेस्ट, भारत के कुल वनों का 53%, आधे से भी ज्यादा वो कैसे आरक्षित है, रिजर्व फॉरेस्ट है, इस श्रेणी में आता है, ठीक है ना, इस श्रेणी में आता है कौन सा, आरक्षित वन है, ठीक है, आरक्षित वन है। तो भारत के 53% जो वन है वो 53% वन किस में आते हैं, आरक्षित वनों के अंतर्गत आते हैं, आरक्षित वनों के अंतर्गत, इसी श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। तो ये आरक्षित वन कौन से होते हैं, जो भारत के 53% जो वन है इसी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। देखो ये आरक्षित वन वे हैं जो डायरेक्टली जो प्रशासन है वो प्रशासन या सरकार के नियंत्रण में होते हैं, निगरानी में होते हैं, सीधे निगाह होती है, ड्यूटी होती है फॉरेस्ट गार्ड की, आप उनको टच नहीं कर सकते वनों को। और इसमें पूर्ण रूप से लकड़ी को काटने, पशुओं को चलाने पर पूरा बंद होता है, कुछ नहीं, है ना, कुछ नहीं, आप कुछ भी वहाँ से एक लकड़ी नहीं काट सकते, ना पशु चला सकते हैं। जैसे पल्ली पहाड़ियाँ तमिलनाडु के अंदर, जैसे आपका हनुमा सागरा है कर्नाटक है, हनुमा सागरा वन है, बेगूर आरक्षित वन है केरल के अंदर है, जैसे शेषाचलम आरक्षित वन है केरल के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, सॉरी आंध्र प्रदेश है। एक सोलायरा आरक्षित क्षेत्र है, आरक्षित वन है केरल के अंदर, और एक बेहाली आरक्षित वन है असम। तो पल्ली हिल्स तमिलनाडु, हनुमा सागरा कर्नाटक आरक्षित है, बेगूर आरक्षित है, सोलायरा आरक्षित है, बेहाली आरक्षित है असम का। एक होते हैं संरक्षित वन, कुल वनों का 29%, है ना, कुल वनों का 29%। इन वनों को नुकसान पहुंचाने, बिना नुकसान पहुंचाए बिना, आप इनको नुकसान मत पहुंचाओ, पशुओं को चला लो जाकर के, आप इनको नुकसान मत पहुंचाओ, आप वहां पर लकड़ी इकट्ठा कर लो, आप सूखी लकड़ी इकट्ठा कर सकते हैं। तो वनों के अंदर बिना नुकसान पहुंचाए बिना लकड़ी इकट्ठा कर सकते हैं और पशु चलाने की अनुमति होती है। ये होते हैं संरक्षित वन, होते हैं संरक्षित, प्रोटेक्टेड होते हैं। एक होते हैं अवर्गीकृत वन, होते हैं अवर्गीकृत, कुल वनों का 18%, कुल वनों का 18%, कुल वनों का 18%, ठीक है ना, कुल वनों का 18%, कुल वनों का 18%। इसमें पशुचारण करने और वृक्षों की कटाई पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, आप पशु चराओ, पेड़ों को काटो, कुछ नहीं। गुजरात और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर ऐसे वन आपको देखने को मिलते हैं, गुजरात का इलाका और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इलाका। अच्छा, ये कह रहे हैं सर जी आरक्षित का मतलब क्या है, मेरे भाई आरक्षित का मतलब क्या है, देखो आपको आरक्षित का मतलब क्या हो गया, रिजर्व कौन से हैं, प्रत्यक्ष रूप से जो प्रशासन अथवा सरकार की निगरानी में होते हैं वे आरक्षित होते हैं, ठीक है ना। संरक्षित कौन से, सरकार के नियंत्रण में तो है, परंतु इनमें बिना नुकसान पहुंचाए आप इनमें लकड़ी इकट्ठा कर सकते हैं, पशुचारण भी कर सकते हैं, पशु चरा सकते हैं, और जिनके कोई रोक टोक नहीं होती पशुचारण लकड़ी काटने पर या पेड़ों को काटने पर, वे कौन से होते हैं, सारे अवर्गीकृत होते हैं। यही तो है, वो क्या है। अगला देखो नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट देखो, अब आते हैं हम भारत वन सर्वेक्षण विभाग के बाद, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, है ना, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। सुनो भाई, एक विभाग है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, 1 जून 1981 को स्थापना हुई, है ना, 1 जून 1981 को स्थापना हुई किसकी, तो 1 जून 1981 को स्थापित किया गया, जिसका नाम है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना 1981, कुछ याद रखना, रखें जरूर याद रखना 1981, 1 जून 1981 को स्थापित हुआ भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। मुख्यालय देहरादून, क्षेत्रीय कार्यालय 4 शिमला उत्तर में, बेंगलोर दक्षिण में, नागपुर पश्चिम में, और कोलकाता आपका कहाँ पर है, पूर्व में। 4 इसके रीजनल ऑफिस, क्षेत्रीय कार्यालय। मुख्यालय देहरादून हो गया, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1 जून 1981 को हुई। 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय। ये क्या करता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, तो ये प्रत्येक 2 वर्ष में वन रिपोर्ट जारी करता है, प्रत्येक 2 वर्ष में वन रिपोर्ट जारी करता है, प्रत्येक 2 वर्ष में वन रिपोर्ट जारी करता है, प्रत्येक 2 वर्ष में वन रिपोर्ट को जारी करता है, प्रत्येक 2 वर्ष में वन रिपोर्ट जारी करता है। पहली वन रिपोर्ट जारी की गई 1987 में, स्थापना के 6 साल बाद में पहली वन रिपोर्ट इसने जारी करी, स्थापना के 6 वर्ष के बाद में 1987 में जारी यह रिपोर्ट 18वीं वन रिपोर्ट थी, 18वीं वन रिपोर्ट थी, 18वीं 18th। और इस वन रिपोर्ट को जारी किया गया हमारे केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जिनका नाम है भूपेंद्र सिंह यादव द्वारा दिसंबर 2024 के अंदर। 23 की रिपोर्ट थी, 24 में जारी होती है, मतलब अगले वर्ष। तो सर फास्ट पढ़ाइए, जल्दी खत्म कीजिए, क्लास को चलते हुए हैं अभी 32 मिनट, 33 मिनट, 33 मिनट में मैंने 10 स्लाइड डिस्कस कर लिया आपसे, 9 कर ली डिस्कस, 9 स्लाइड डिस्कस कर ली, और कितना तेज चलते हैं मुझे तो पता नहीं है ना। तो ये रिपोर्ट जारी की गई और 18वीं वन रिपोर्ट थी, ये रहा, यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव रिलीज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, 21 दिसंबर 24 को ये प्रिंट हुआ था। ये एनवायरमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये उसका पीआईबी है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। इसमें से मैंने पूरी रिपोर्ट को तैयार किया अच्छे तरीके से, पूरी रिपोर्ट इससे तैयार की है सारा, और इससे तैयार जो रिपोर्ट है उसको मैंने यहाँ लिख दिया पूरी रिपोर्ट, है ना, पूरी फॉरेस्ट रिपोर्ट मैंने यहाँ लिखी है। अब आ जाओ इस फॉरेस्ट रिपोर्ट के ऊपर आओ, इस पर बात करते हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट पर बात करते हैं। देखो इसमें देश का कुल वन और वृक्ष आवरण, तो कुल वन एक होता है वनावरण, एक होता है वृक्ष आवरण। कुल वन और वृक्ष आवरण कितना है देश का कुल, देश में कुल वन और वृक्ष आवरण कितना है, 827 357, याद कर लो, 827 357, 827 357,
827,357 827,357 827,357 827,357 827,357 भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% पर है। इंपॉर्टेंट डेटा है दोनों। 827,357 827,357 25.17% देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। अगर कुल वनावरण की बात करें तो अलग डेटा है, कुल वृक्षावरण की करेगा थोड़ा अलग आ जाएगा। कुल वनावरण की जब बात करता है, कुल वनावरण की जब बात करता है, तो कुल वन और कुल वृक्ष दोनों में अगर आप देखोगे, तो कुल वनावरण पर जब आप आओगे और कुल वृक्षावरण पर जब आप आओगे, तो कुल वनावरण जो है कुल वनावरण, ये 7,15,342 7,15,342 7,15,342 ये देश का कुल वनावरण है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.17 है। कुल वृक्षावरण की जब बात करेगा, तो 1,12,014 है, 112,014 112,014 112,014 से याद करना पड़ेगा और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.41% है। देखो इसमें वृद्धि कितनी हुई, कुल वन और वृक्षावरण में, ये जो कुल एरिया है, इसमें कितनी वृद्धि हुई? तो इसमें वृद्धि हुई 156.41% पे, सॉरी 156.41 स्क्वायर किलोमीटर वन बढ़ा। देश में जो झाड़ी क्षेत्र है, झाड़ी वाला क्षेत्र है झाड़ी का, वो कुल झाड़ी क्षेत्र जो स्क्रब रीजन है, वो 43,622 झाड़ियाँ हैं, 43,622 झाड़ियाँ हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 1.43% है, 33% है। गैर वन क्षेत्र कितना है, जो बच गया शेष भाई 25.17 प्लस झाड़ी 1.33 के अलावा जो बचा वो कितना बचा 75.50 है, तो जो बच गया वो सारा का सारा क्या है, देश का कुल भौगोलिक गैर वन क्षेत्र है। तो ये तो आपका वन जिसमें झाड़ियाँ भी आ गई, वन भी आ गई, वृक्षावरण भी आ गया, पूरा आ गया। तो ये आपका 827,315 है, 827,315 827,315 है, 827,315 है। अब भारत में सबसे ज्यादा वनावरण कहाँ का है? भारत में सर्वाधिक वनावरण किसका है? सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो आप याद कर लो, मैक बुक याद कर लो, मैक बुक, मैक एम में से बनता है, एम से बनता है मध्य प्रदेश, ए से बनता है अरुणाचल प्रदेश और सी से बनता है कौन सा? छत्तीसगढ़। देखो देखो ये याद रखना, मैक मैम है ना, तो आप ऐसे याद कर लेना, मैक बुक चाहिए, मैंने याद करवाया था, मैक बुक चाहिए मैम को, है ना, मैक बुक चाहिए मैम को, है ना। तो एक में तो आ जाएगा आपका कौन सा, ये आ जाएगा आपका वनावरण, वनावरण आ गया, और एक में आपका ये आ गया मैम से वनावरण प्लस वृक्षावरण, वनावरण प्लस में एक हो गया वृक्षावरण, वनावरण प्लस में क्या हो गया वृक्षावरण, ठीक है ना। सुनो एक बार, मैक मैक मतलब वनावरण, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, इधर आप आओ, तो वन और वृक्षावरण में देखोगे तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और फिर दोबारा एम आ गया, मैम एम, तो आपका अगला एम आई को कौन सा है? महाराष्ट्र आएगा। इसका जो क्षेत्रफल है, इसका वनावरण क्षेत्रफल कितना है? 77,073, याद हो जाएंगे ये 77,073, 77,073, 77,073, और मध्य प्रदेश कितना है? 85,724। ये वन प्लस वृक्षावरण, वन प्लस वृक्षावरण और केवल वनावरण, ठीक है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला कौन सा राज्य है? लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल का, भाई भले ही छोटा है लेकिन जितना कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 91.33% वनों से आच्छादित है, 91.33% वन आच्छादित है। मिजोरम का उसी प्रकार 85.34 है, अंडमान निकोबार का वही 81.62 है। मतलब तीन ऐसे स्टेट है जिनका वनावरण प्रतिशत 80% से भी ऊपर है, 80% से भी ऊपर है, ये तीन है आपके। फिर देखो नेक्स्ट अगला, फिर देखो वन, कुल वन और वृक्षावरण वृद्धि, वन और वृक्षावरण वृद्धि कितनी हुई है? तो वन और वृक्षावरण वृद्धि हुई है टोटल 1445 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें वनावरण तो बढ़ा है 156.49 के आसपास था, और वृक्षावरण में वृद्धि हुई है 1289। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये डेटा ध्यान रखना अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से याद रखना इनको अच्छे से, ठीक है ना। अब वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई? छत्तीसगढ़ ने अपने वनों को बढ़ाया, कितना? वन वृक्षावरण को बढ़ाया, और वन वृक्षावरण बढ़ाया 684, छत्तीसगढ़, है ना। तो छत से उतरकर उड़ते हुए राजस्थान पहुंच जाओ, ये ट्रिक बन सकती है ना। ट्रिक कैसे बनाओगे, बनाओगे इसकी ट्रिक बना लो, ट्रिक, छत से उतरकर, उतरकर उड़ते हुए राजस्थान पहुंचो, पहुंचा, है ना, चलो पहुंचा, ऐसे कर लो, ठीक है ना। तो छत से उतरा, है ना, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ते हुए उड़ीसा और राजस्थान, वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि। मतलब ऐसे कर लो, कुछ कहानी स्टोरी टाइप से बन जाएगी कि अमित श्री सर को जो है घर जाना था, तो छत से उतरे, फिर हवाई जहाज से उड़ते हुए और कैसे कहाँ पहुंचे? राजस्थान पहुंचे, ऐसे याद कर लो यार, बहुत बढ़िया, शानदार है ना, बहुत बढ़िया। छत से उतरकर उड़ते हुए राजस्थान पहुंचे, है ना, ये बड़ा आसानी से याद हो गया, है ना। अगला देखो नेक्स्ट, अब ये तो वनावरण वृक्षावरण में, लेकिन खाली वनावरण से पूछेगा, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि, ये मिजोरम सर्वाधिक वृद्धि वनावरण में, उड़ीसा, है ना, और गुजरात, मिजोरम उड़ीसा और गुजरात, मिजोरम उड़ीसा और गुजरात। देखो वनावरण में सर्वाधिक कमी कहाँ हुई? एमपी में वन घटे -612, है ना, कर्नाटक -460, लद्दाख -164, नागालैंड। तो एमपी कर्नाटक लद्दाख नागालैंड, एमपी कर्नाटक लद्दाख नागालैंड, एमपी कर्नाटक लद्दाख नागालैंड, एमपी एमपी के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद में नागालैंड, एमपी कर्नाटक लद्दाख और नागालैंड, एमपी कर्नाटक लद्दाख और नागालैंड, एमपी कर्नाटक लद्दाख और नागालैंड, ये आ जाएंगे। अब देश में कुल बांस क्षेत्र कितना है? कुल बांस क्षेत्र कितना है? बांस क्षेत्र की बात करेगा, बांस क्षेत्र की बात करेगा तो सुनो, कुल बांस क्षेत्र है 1,54,670, 1,54,670, 1,54,670 है। बांस क्षेत्र में वृद्धि हुई, पहले बांस को पेड़ों की कैटेगरी में रखा था, फिर इसको कैटेगरी बदल के घास कर दिया, क्योंकि पेड़ काट नहीं सकते हैं संरक्षित क्षेत्रों में से, प्रोटेक्टेड एरिया में से, आरक्षित में से, है कि नहीं, लेकिन घास तो काट ही सकते हैं। तो 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर जो बांस क्षेत्र है, जिसमें से 5227 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई 2021 से और 23 की तुलना में 2 साल में कितना बढ़ा? 5227 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा। देश में मैंग्रोव या कच्छ वनस्पति, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसमें कच्छ वनस्पति लिखा है ना, तो मैंग्रोव अथवा कच्छ वनस्पति ये 4992 स्क्वायर किलोमीटर, 4992 स्क्वायर किलोमीटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, 4992 स्क्वायर किलोमीटर कच्छ वनस्पति, 4992 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% बहुत कम है, मतलब, ठीक है, जिसमें 2021 की तुलना में 7.43% वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुई है, 7.43 कमी दर्ज की गई है, कमी दर्ज की गई है, 7.43 किलोमीटर कमी दर्ज की गई है। मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक कमी गुजरात में, गुजरात में मैंग्रोव आवरण -36.39 स्क्वायर किलोमीटर घटा है। आंध्र प्रदेश में 13 पॉइंट कितने हुई है? 13.01, और महाराष्ट्र में जो कमी हुई है वो 12.39 माइनस आ गई है ना, में दर्ज की गई है ना। कुल मैंग्रोव क्षेत्र का पश्चिम बंगाल में अकेले, पश्चिम बंगाल में अकेले 42.45 है, अकेले पश्चिम बंगाल में कुल मैंग्रोव क्षेत्र का पश्चिम बंगाल में कहाँ कितना मिलता है? 42.45 मिलता है, 42.45 मिलता है। अंडमान निकोबार में 12.19 मिलता है, अंडमान निकोबार 12.19 मिलता है, 12.19 मिलता है अंडमान निकोबार में। देश में कुल कार्बन स्टॉक किसके कितना है? तो 30.43 टन CO2 के इक्विवेलेंट है, किसके इक्विवेलेंट है? 30.43 बिलियन टन CO2 के इक्विवेलेंट है। 2005 के आधार पर इसमें कितना कार्बन सिंक बढ़ा है?
तो इसमें वृद्धि हुई है 2.29 की। 2.29 क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है ना? वर्तमान में देश का कुल कार्बन स्टॉक 7285.5 मिलियन टन अनुमानित है, जिसमें पिछली बार की तुलना में 81.5 साढ़े 81 मिलियन टन की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। साढ़े 81 मिलियन टन की वृद्धि हुई है पिछली बार की तुलना में, 21 की तुलना में। ठीक है, 21 की तुलना में। तो ये तुम्हारा हो गया फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये हो गया फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया। फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया। अब एक और आपका है भारत में मिलने वाले प्रमुख औषधीय पादप। देखो, प्रमुख औषधीय पादप क्लास 9 से मैंने इसको लिया है। क्लास 9 से मैंने इसको लिया है। क्लास 9 एनसीईआरटी, है ना? और भाई सुन लो एक बार, उसमें लिखा हुआ है ये, पहले बता रहा हूँ। कल को फिर तुम लोग पेपर में आएगा, फिर तुम कहोगे ये कहाँ से आ गया, है ना? हाँ, फिर तुम्हें लगेगा कि ये पता नहीं कहाँ से आया, किस चीज़ से आ गया ये प्रश्न, है कि नहीं? सो अपने जो है थोड़ा देख लेना इसको, ओके? इसको देख लेना। 169 पेज की कॉपी मिल गई। इसमें इसमें काम आता है। जामुन की गुठली का अर्जुन का जो पत्ता है, ताजा पत्ता, उसके रस से और कान का दर्द ठीक होता है। रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है कौन सा पौधा? अर्जुन का, है ना? पीडीएफ मिल गया सबको? मिला सबको? नोट्स मिला? अभी रुको, उसको और देंगे। मतलब कल से क्लास में अपन कल से 2 मेरे कोई कंट्रोल में है ना, वो तो मेरे भाई देखो मैंने 1-1 घंटा पढ़ाया, प्रॉपर तरीके से मैंने पढ़ाया, मैंने कहीं भी कोई आलस नहीं किया। क्लास पूरी ली है, 50 मिनट एवरेज देखोगे 50 मिनट से ऊपर मिली क्लास। कभी-कभार टॉपिक ओवर हो गया, कोई इश्यू रहा तो भले ही आप लगा लो, बाकी मैंने प्रॉपर तरीके से क्लास ली है। 56 क्लास, ये तो हमारा 56 लेक्चर है। 57, 58, 59 और 60, 60 लेक्चर होते के साथ और तुम्हारा इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। कल तुम्हें जनगणना कंप्लीट करवा दूंगा एक ही क्लास में। अन अन 1 जो है अपने हाथ में कुछ है ही नहीं उसमें। सो देखो चीजें थोड़ी सी वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैं बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही पढ़ाऊंगा। एक दिन पढ़ाऊंगा उत्तरी अमेरिका के 3 महाद्वीप, एक दिन पढ़ाऊंगा यूरोप, और वो पीडीएफ में वर्ल्ड ज्योग्राफी का अपने लोड नहीं है पक्का। और ईमानदारी मैं अभी मुँह नहीं खोल सकता हूँ मैं। और एनसीईआरटी, एससीईआरटी से बाहर प्रश्न नहीं आएगा। नहीं पढ़ा दिया वैसे इंडियन ज्योग्राफी में तो तुम किसी बात को अब ये तुम्हारा ना, देखो एक बात समझो। अब सिंपल सा फंड, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट अंतर क्या है? ड्रेनेज सिस्टम अगर यहाँ पर अवस्थित है तो वही पढ़ते हैं। जलवायु जितना पढ़ाए अ, ये आप हाँ, बीपीएससी प्रीलिम्स के को भी आप ये नोट्स प्रेफर करेंगे, भाई ये ले लो, ये पढ़ाए हुए हैं। अब मैं बायोस्फीयर रिजर्व वन्यजीव संरक्षण अभी नोट्स रेडी नहीं है, मैं अभी नहीं। अब मैं बायोस्फीयर रिजर्व वन्यजीव संरक्षण अभी नोट्स रेडी नहीं है, मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ इसको, है ना? बायोस्फीयर रिजर्व को इसको, ठीक है? इसको मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ। इसको मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ बायोस्फीयर रिजर्व को, क्योंकि हालांकि मैंने कल यूट्यूब सेशन लिया था। उस यूट्यूब सेशन के अंदर आप देखोगे तो कल यूट्यूब सेशन के अंदर मैंने बायोस्फीयर पढ़ा दिया, लेकिन तुम्हारी क्लास में और उनमें एक दो चीजें एक्स्ट्रा उसमें पढ़ाएंगे, वो कम है थोड़ा सा, क्योंकि वो यूट्यूब की क्लास थी, जिसमें थोड़ा थोड़ा और ऐड कर दूंगा। फिर मैं आपको टाइगर तरीके के नोट्स बना करके तो एक एक करके प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना? ये सब करवा दूंगा ऐसे ही। कोपित गोंद शारीरिक वृद्धि के लिए सहायक होता है। इसके पत्ते आंख की फुंसी के लिए लाभदायक होते हैं। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक होता है ना? फंगल एंटी फंगल होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है कुछ करके ऐसे। तुलसी जो होता है वो जुकाम खांसी की दवा में। कचनार, कचनार का एक बड़ा सुंदर पेड़ आता है, बड़ा सा पेड़ आता है कचनार का, है ना? और अल्सर फोड़ा जो होता है वो दमा रोगों के लिए इसका फायदा होता है। और कचनार की जो जड़ होती है, कचनार की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। तो ये अपनी बातें यहाँ तक की। तो मैं आज 10 तारीख है, 9 तारीख आज 9 ही 10 आज 11, 12, 13, 14 14 तारीख संडे को हम इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर देंगे। सो हाँ, ना इंडियन ज्योग्राफी बिल्कुल कंप्लीट 60 क्लास के लिए मैंने कहा था, 60 क्लास में करवा दे रहा हूँ। 60 के लिए बोला, मैं 60 में ही करवा रहा हूँ ना, एक क्लास ऊपर ना एक क्लास नीचे। थैंक यू भाई।